जय हिंद बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल नमो भारत टीचमेंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो बच्चों, इसके पिछले क्लास में हम सब कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 5 तक पूरा कंप्लीट कर चुके थे। तो आज की क्लास में प्रश्न संख्या 6 से शुरू करते हैं, है ना। तो आइए देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या है। ये कह रहा है कि निम्न समीकरण से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास 3 समीकरण दे रखा है, ठीक है। इन तीनों से हमारा x, y और z की वैल्यू ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहला सवाल यहाँ से देखेंगे। अगर हम पहले प्रश्न की बात करें, इस प्रश्न है ना, ये वाला जो प्रश्न है, अगर इस प्रश्न से बात करें पहला, तो यहाँ पर देखो पहले स्थान पे 4 है और इस रो के मतलब ये देखिए पहले तो यहाँ पर रो मतलब रो और कॉलम को दोनों को मिलाते हुए चलेंगे, मतलब स्तंभ और पंक्ति के दोनों को मिलाते हुए चलेंगे। तो यहाँ देखो पहले स्थान पे रो में और पहले स्थान इस मैट्रिक्स में पहले स्थान पे रो में क्या है, y है। दोनों में क्या है, इसमें y है, इसमें 4 है। इसका मतलब y जो है 4 के बराबर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 4 बराबर y के, ठीक है। अगर दूसरे की बात करें, इसमें 3 है और इसमें कितना है, z है। तो ये हो जाएगा 3 बराबर z के, ठीक है। और आ जाइए दूसरे रो में आएंगे और इस रो में देखेंगे पहले स्थान पे x है, यहाँ पर पहले स्थान पे 1 है। इसका मतलब x बराबर 1 होगा। और यहाँ पर देखेंगे ये 5 जो है 5 के बराबर है। तो इस प्रकार से हमारा पहला आंसर आ चुका है। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 4 है, z की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो यही कुल हमारा क्या हो जाएगा, आंसर x और y का आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक, समझ में आ गया होगा। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर बात करें, ये पहले स्थान पे है और ये भी पहले स्थान पे, मतलब ये वाला इसके बराबर होगा, है ना। तो x + y बराबर 6 के, तो यहाँ लिखेंगे कि x + y बराबर 6। और दूसरे की बात करें, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, इससे कोई काम नहीं है। यहाँ आएंगे तो दूसरे वाले पंक्ति में और इस दूसरे वाले पंक्ति में पहले रो में, यहाँ पहले रो में तो 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 + z है। इसका मतलब जो 5 + z बराबर होगा किसके, 5 की, है ना, हो जाएगा। अगर यहाँ से हम z की वैल्यू निकालना चाहें तो z बराबर कितना हो जाएगा, 5 - 5, मतलब z बराबर 0 हो जाएगा। क्लियर। अब दूसरा स्थान पे देखते हैं, यहाँ x + y बराबर 8 है। देखो x + y यहाँ x y और यहाँ 8 है, तो x y 8 के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे x y बराबर 8 के, ठीक है। अब हम जड़ तो मान आ चुका है, सिर्फ हमको किसकी वैल्यू निकालना है, x और y की मान निकालना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 1, इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ से हम किसी एक का वैल्यू निकाल कर समीकरण 1 में रख देंगे, है ना। तो यहाँ से चलिए निकाल लेते हैं। x बराबर हो जाएगा 8/y। x बराबर कितना हो जाएगा, 8/y। तो यह जो x का मान है समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 में रखने पर। अब हमारा समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ है। अब x की वैल्यू 8/y निकाले हो, तो यहाँ लिखेंगे 8/y और प्लस में y बराबर में 6। अब y एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 8 + y² और y इसके साथ गुणा हो जाएगा बराबर 6y हो जाएगा। तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस बन जाएगा। इसके मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा y² - 6y और प्लस का 8 बराबर 0। ये बन गया द्विघात समीकरण। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण हल कर लीजिए। कैसे हल करते हैं, 6 का गुणनखंड कर लो ताकि 8 का गुणनखंड कर लो ताकि 6 आ जाए। तो 4 दूनी 8 होता है, 4 2 6। तो यहाँ लिख सकते हैं y² गुणनखंड करना आ ही रहा सबको, तो यहाँ लिख सकते हैं 4 दूनी 8, मतलब 4y और -2y और प्लस का 8 बराबर 0। तो यहाँ से जब y कॉमन निकालोगे तो y -4 बनेगा, है ना। यहाँ से जब y कॉमन 2y कॉमन निकालोगे, 2 निकलेगा कॉमन, तो y -4 बनेगा बराबर 0। एक ब्रैकेट में y -2 आया और एक ब्रैकेट में y -4 आया। एक तो y का यहाँ से 2 मान आ जाएगा, है ना। y का कितने मान आ जाएगा, 2 मान आएगा। एक तो 2 आएगा और एक तो 4 आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ है बात। एक तो 2 आएगा, एक तो कितना आएगा, 4 आएगा।
तो जो हमारे पास x और y की वैल्यू आया है क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख लेंगे या फिर 1 में रख लेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगा, है ना, क्योंकि अभी हमको x की वैल्यू भी क्या करना है, निकालना है ना। तो चलिए यहाँ मान रख लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, किस में रखना है, 1 में, ठीक है। y बराबर 2 एक बार रख लो, एक बार y बराबर 4 रखेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे समीकरण 2 1 में रख लीजिए, समीकरण 1 में y बराबर 2। जब y बराबर 2 रखेंगे समीकरण 1 में, यहाँ देखो y बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x + 2 बराबर 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अगला फिर अब की बार क्या करना है, 2 मान आया है y का, एक बार 2 आया एक बार 4, तो एक बार 2 रखेंगे एक बार 4 रखेंगे। तो समीकरण 1 में अब की बार y बराबर 4 रखेंगे, y बराबर 4, तो y बराबर 4 रख लीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x + 4 बराबर 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए x का मान भी 2 आया है, y का मान भी 2 आया है और z का मान कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये प्रश्न। यहाँ y की वैल्यू देखो 2 आया था, एक बार 2 आया था एक बार 4, यहाँ से जब हल करोगे 2 आएगा, यहाँ से हल करोगे 4 आएगा, तो 2 और 4 इसी में रखो, एक बार 2 रखो एक बार 4 रखो, तो x का भी वैल्यू 2 आ जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ ये प्रश्न। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या, ये इसका दूसरा पॉइंट क्या है ना, इसको मिटा देते हैं। तो अब तीसरा वाला बच्चों देखते हैं, तीसरा वाला, ये तीसरा कैसे हल करेंगे, आइए इसको देख लेते हैं। तो x + y + z बराबर 9 के, तो यहाँ लिखेंगे x + y + z बराबर 9 के, इसको डाल दो समीकरण नंबर 1। दूसरा है x + y बराबर 5, तो यहाँ लिखेंगे x + y बराबर 5 के, है ना। तीसरा है y + z बराबर 7, ये दूसरा हो गया। और तीसरा है y + z बराबर 7 के, समीकरण नंबर 3। अब हमारे पास समीकरण 3 है, 1 2 3 समीकरण है, इसके द्वारा x y और z की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर कोई 2 समीकरण ले लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, कोई भी 2 समीकरण हल कर लीजिए जिसमें सभी वैल्यू प्राप्त मिले। जैसे x y z है तो इसमें x y है, चाहे ये तो फिक्स रहेगा सभी के साथ, तो एक ये ले लेते हैं और इसमें से कोई एक ले लीजिए। तो लिख लेते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से 1 और 2 ले लीजिए। अगर 1 और 2 लें तो देखो x + y + z बराबर 9 होता है, और दूसरा है x + y बराबर 5। अब दोनों का चिन्ह सेम है, इसलिए घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर क्या करेंगे, घटा लीजिए। ये माइनस हुआ, ये भी माइनस हुआ, ये भी माइनस हुआ, तो यहाँ से ये दोनों क्या हो गया, कट गया। हमारे पास क्या बचा, z बचा, बराबर 9 में से 5 घटाओगे तो 4 आएगा। तो z की वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, है ना। z की वैल्यू कितना आ गया, 4। अब ये z का मान समीकरण 3 में रख लो, अभी y की वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि z का मान समीकरण 3 में रखने पर अब जैसे हमने 3 में रखा, 3 यहाँ है, तो y + z के स्थान पे कितना रखोगे, 4 और बराबर 7, तो y बराबर कितना हो जाएगा, उधर गया तो 3 आ गया। तो जो y की वैल्यू आ गया 3 आ गया, z की वैल्यू 4 आ गया। अब हमको x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से देखिए z की वैल्यू निकल गया है, तो अब क्या करोगे, y की वैल्यू निकल गया है, तो चाहे समीकरण 2 में रख लो, चाहे समीकरण 1 में रख लो, किसी में रख लो। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर अब जैसे हमने 2 में रखा, अभी आ जाएगा। ये देखो यहाँ 2 है, तो x हो गया प्लस y के स्थान पे 3 रखेंगे बराबर 5। अब जैसे 3 उधर गया तो 2 बन गया, तो x बराबर आ गया 2। इसके द्वारा देखिए यहाँ से इन दोनों समीकरणों के द्वारा पहले तो z की मान निकला, फिर y का, फिर x का, तो x y z का मान निकल चुका। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ। ये था प्रश्न संख्या 6। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। तो अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न संख्या 7। आइए देखिए प्रश्न संख्या 7 क्या है। ये कह रहा है कि हमारे पास एक समीकरण दे रखा है और कह रहा है इसमें a b c तथा d का मान बताओ। a b c और d का वैल्यू बताना है ना।
सिंपल सवाल है। अभी जिस प्रकार से 60वां सवाल किए थे ऐसे यहाँ पे करना है। इनके संगत अवयवों को पहले बराबर कर लेते हैं, जैसे करते आ रहे हैं। इनके संगत अवयवों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर सलूशन इसका क्या होगा। सबसे पहले यहाँ देखो a और a माइनस बी है, तो a माइनस बी किसके बराबर है, -1 के बराबर है। और फिर दूसरे पे है 2a प्लस सी, 2a प्लस सी ये किसके बराबर है, 5 के बराबर है। फिर अगला 2a माइनस बी बराबर ये किसके है, 0 के। और यहाँ देखेंगे कि 3c प्लस डी ये किसके बराबर है, तो यहाँ पर 13 के बराबर है। ठीक है, ये हमारे समीकरण नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। क्लियर हो गया नहीं। अब यहाँ देखिए कि कोई ऐसा दो समीकरण मिला हो जिसमें दोनों अवयव आपस में मिल रहे हों, जिनके सभी दोनों अवयव आपस में मिल रहे हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर देखो समीकरण 1 और 3 का, समीकरण 1 और 3 का अगर बात करें, इसमें भी ए भी है, इसमें भी ए भी है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इन दोनों समीकरणों को आपस में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 3 से, 1 और 3 से। अब 1 और 3 को हल कर लीजिए। अगर 1 और 3 को हल करें तो देखो हमको क्या मिलेगा। ऊपर पहला है a माइनस बी बराबर -1 और तीसरा है 2a माइनस बी बराबर कितना, 0। अब यहाँ पर देखेंगे इनके गुणांक बराबर हैं, विलोपन विधि लगा लीजिए। तो क्या लिखेंगे, घटाने, जोड़ने पर क्या लिखेंगे, घटाने पर, है ना, घटाने पर। अगर इनको घटा लें तो बताओ इनके चिन्ह बदल जाएंगे। ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ और ये माइनस हुआ, तो ये दोनों क्या हो गए, कट गए। तो हमारे पास क्या बचा, ये 2a में से एक ये घटा दोगे तो -a आएगा और बराबर में -1 बराबर हो जाएगा a बराबर 1। मतलब जो a की वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास a का मान आ चुका है। तो a का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब आगे देखेंगे, अब किसकी वैल्यू चाहिए। अभी तो b, c और d की चाहिए। तो हम क्या करेंगे, a का मान किस में रख दें ताकि b का मान आ जाए। तो अगर हम समीकरण 1 में रख लें, जो हमारे पास a की वैल्यू आया है समीकरण 1 में रख लें तो b का मान आ जाएगा। सिंपल है। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 में a बराबर 1 रखने पर, तो आइए रख ले हैं। तो समीकरण 1 यहाँ है, a के स्थान पर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे और माइनस में b बराबर में -1। तो 1 उधर गया तो -b बराबर -1 और -1, तो -b बराबर -2, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब b का भी मान आ चुका है। ठीक है, तो b का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब आगे देखेंगे कि हमारे पास a भी तो आ चुका, अब c और d बचा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से देखो, यहाँ भी अगर हम a का मान रख लें, ठीक है, तो यहाँ से c का मान आ जाएगा, है ना। क्या करेंगे, समीकरण 2 में a की वैल्यू रख लीजिए। समीकरण किसमें, यहाँ पर समीकरण 2 में क्या करेंगे, a का मान रख लो, a का मान निकल चुका है तो हमारा c का वैल्यू आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 में a बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ जैसे हमने 1 रखा, 2 गुणे 1 हो जाएगा, 1 के स्थान पर, प्लस में c बराबर में 5, तो 2 1 के 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस c बराबर 5, तो c बराबर 5 माइनस 3 सॉरी 2 और c बराबर कितना आ जाएगा, 3। यहाँ से c का भी मान आ चुका है। अब एक मान और बचा है जिसका नाम है d। अब अगर c का मान आ चुका है तो देखो यहाँ पर अगर c का मान रख लें तो d का मान भी आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 4 में c बराबर 3 रखने पर, समीकरण 4 में c बराबर 3 रखने पर, आइए रख लेते हैं। तो यहाँ है 4, तो 3 है, 3 लिखेंगे गुणा, यहाँ c लिखा है, c का मान 3 है, 3 लिखेंगे और प्लस में d बराबर में 13, गुणा कर लो, 3 त्रिका 9 प्लस d बराबर 13। अब बताओ d बराबर कितना हो जाएगा, 13 माइनस 9, तो d बराबर कितना आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4, तो d का मान भी कितना आ जाएगा 4। तो a का मान 1, b का मान 2, c का मान 3 और d का मान 4, मतलब क्रम से आया हुआ है सभी आंसर 1 2 3 4, है ना। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखेंगे सबसे पहले समीकरण को वही पकड़ेंगे
जो हमारे पास दो समीकरण के अवयव आपस में मिल रहे हों, ठीक है, उन्हीं को पकड़कर मतलब विलोपन विधि सॉल्व कर लेंगे। कोई भी विधि लगा सकते हैं। तो आइए ये देखिए था प्रश्न संख्या 7। तो अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 8। तो बच्चों ये प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। ये देखिए क्या है, ये कह रहा है ए बराबर ब्रैकेट में ए आई जे यम क्रॉस एन एक वर्ग अवयव है। कह रहा है ये जो हमारे पास अवयव का संकेत दे रखा है ये एक वर्ग का अवयव है, वर्ग वाला अवयव है। अब इसमें ऑप्शन दिया है कि इसमें से कौन सा सही होगा। ए बराबर कह रहा है ए वाला पहला ऑप्शन है कि यम छोटा है यन से, यम बड़ा है यन से, या यम और यन दोनों बराबर है, या इनमें से कोई नहीं, कौन सा सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि एक वर्ग अवयव है। अब आपको पता होगा कि वर्ग अवयव हमने बताया था A11, A12, A21, A22। मतलब अगर 2x2 का बनता है, या 3x3 का बने, या 4x4 का बने, या 5x5 का बने, तो मतलब तब जाके वर्ग बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि पंक्ति और स्तंभ दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। पंक्ति यन दिखाता है, यम दिखाता है, और स्तंभ यन दिखाता है। मतलब यम और यन की वैल्यू दोनों कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब जाके क्या होता है, वर्ग अवयव होता है ना। इस टाइप के हमने एग्जाम्पल भी बताया था। जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 2, 8, ठीक है, 3, 2, 1, कुछ भी बना लीजिए। मतलब ये देखो 3x3 का मैट्रिक्स बन गया। मतलब इसमें ये देखिए क्या है, पंक्ति है, और ये क्या है, स्तंभ है। तो स्तंभ 2, 3 और पंक्ति 2, 3, मतलब 3 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ है। मतलब स्तंभ और पंक्ति दोनों कैसे होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो पंक्ति यम और स्तंभ यम दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखेंगे वर्ग अवयव, वर्ग अवयव में, वर्ग अवयव में पंक्ति, पंक्ति और स्तंभ, स्तंभ बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो यम होगा और यन के बराबर होगा, है ना। अब इसको चाहे यम क्रॉस यम का लिखो, या फिर हम यन क्रॉस यन का लिखें, कोई भी प्रकार का हम लिख सकते हैं। इसका मतलब हमारा ये क्या होगा, यम और यन बराबर होगा। तो आंसर में क्या लिखेंगे, तो आंसर में हम लिखेंगे कि सी वाला क्या है, यम बराबर यन सही विकल्प है, सही विकल्प, सही विकल्प है। ठीक, बस ऐसे आपको करना है ना। तो ये था प्रश्न संख्या 8। अब अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 9। तो बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। आइए ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान हैं। इसमें पूछा है किस मान के लिए इस युग्म के मान समान हैं, ये यहाँ पर पूछा है ना। तो आइए इसको देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ हमको क्या दे रखा है। ये कह रहा है किन मान के लिए दोनों आपस में बराबर हैं। तो सबसे पहले हम इसको बराबर मान के थोड़ा से इनके युग्मों अवयवों को बराबर कर लेते हैं ना। जैसे मान लेते हैं हम कि ये पहला जो है 3x + 7 पहला अवयव इस पहले के बराबर है 0। इसके मतलब 3x बराबर कितना हो जाएगा, इसको यहीं पर हल कर लो तो उधर जाएगा तो -7 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा -7/3, ये x की वैल्यू आ गया। अब अगला यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर देखें तो ये हो जाएगा y + 1 बराबर 8 के, तो y बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 था, ये समीकरण नंबर 2, तो यहाँ से 7 हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा, है ना। अगर यहाँ से देखें 2x - 3, ठीक है, 2x - 3 बराबर 4, तो यहाँ से -3x बराबर आ जाएगा 2, तो x बराबर आ जाएगा -2/3, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि x का मान 2 आ रहा है। x का कितने मान हैं, यहाँ पर x के 2 मान आ रहे हैं, एक तो -7/3 और एक तो -2/3, जो कि असंभव नहीं हुए, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि इस प्रकार का 2 मान आए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x के 2 मान कौन कौन से हैं। एक तो -7/3 तथा दूसरा कौन सा है, -2/3 है। अतः यह संभव नहीं है, अतः यह
संभव नहीं है। ठीक है, तो यह क्या है, संभव नहीं है, तो इसको ज्ञात करना संभव नहीं है। इसका मतलब बी वाला हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि इसे ज्ञात करना संभव नहीं है, इसे ज्ञात करना संभव नहीं है, ठीक है, इसे ज्ञात करना संभव नहीं है। तो यहाँ पर आंसर में हमारा क्या आ जाएगा, आंसर में लिखेंगे बी विकल्प सही है, बी विकल्प सही है। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही है, बी वाला हमारा विकल्प क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये था प्रश्न संख्या 9। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। तो अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न संख्या 10। आइए देखिए ये क्या कर रहा है, ये है 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी। अगर हम 3 × 3 का अवयव बनाएं तो कितने अवयव बनेंगे, अवयवों की संख्या पूछा है, कितने अवयव, कुल कितने संख्या होगी जिनके प्रत्येक अभिष्ट 0 या 1 हैं। मतलब जिनके जो 1 और अभिष्ट जो बनेंगे 0 और 1 बनेंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 3 × 3 कोटि के, मतलब अगर 3 × 3 देखे जाए, 3 × 3 कोटि का अगर हम मैट्रिक्स बनाएं तो उसमें कुल मिला 3 × 3 मतलब 9 अवयव आएंगे उसमें, है ना। तो 9 अवयवों को हम, अगर 9 अवयव हैं तो हम प्रत्येक के स्थान पर 0 या 1 जो है रख सकते हैं। लेकिन अगर 0 के स्थान को भरना है तो वहाँ पर 2 की घात 9 के रूप में, मतलब अगर 2 की घात 9 करते हैं तो लगभग 512 ही बनेगा। तो यहाँ पर 512 अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कुल कितना बनेगा, 512 अवयव बन जाएगा। मतलब 512 तरीके हो सकते हैं ना। तो यही बातें यहाँ पर लिखेंगे कि इसका सलूशन क्या हो जाएगा। लिख लेते हैं ऐसे कि सलूशन में क्या लिखेंगे कि 3 × 3 मतलब इसका अगर है 3 × 3 कोटि का, मतलब 3 में 3 से गुणा करोगे तो 9 आएगा। तो 3 × 3 कोटि के अवयव में 9 या ऐसे लिखते हैं 3 × 3 कोटि में 9 अवयव हो तो प्रत्येक स्थान पर 0 या 1 रख सकते हैं। हमने क्या लिखा, 3 × 3 कोटि के मतलब 9 अवयव होंगे। 9 अवयव अगर हो, 9 अवयव हो तो प्रत्येक स्थान पर 0 या 1 हम रख सकते हैं, है ना। लेकिन 0 के स्थान को भरने के लिए कितने तरीके हो सकते हैं, तो लिखेंगे 0 के स्थानों को भरने के लिए 2 की पावर 9 करोगे तो मतलब 512, है ना। 512 तरीके हो सकते हैं, तो कितने तरीके हो सकते हैं, 512 तरीके हो सकते हैं। तो इसका मतलब जो संभव अवयवों की संख्या होगा वो कितना होगा, 512 होगा। मतलब डी वाला हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, है ना। तो संभव अवयवों की संख्या या संभव अवयवों की संख्या अवयवों की संख्या कितना होगा, 512 होगा। कितना होगा, 512 होगा। तो यहाँ ऑप्शन में हमारा क्या हो जाएगा, सही कौन सा होगा, सही हमारा होगा आंसर में डी जो है हमारा 512 सही विकल्प होगा, है ना। तो ये बात समझ में आई। पंक्ति और स्तंभ कुल मिला के 2 होते हैं, तो 2 की घात 9 कितने अवयव हैं, 9 अवयव हैं। 3 × 3 क्रास में कुल कितने अवयव होते हैं, 9 अवयव होते हैं, एक पंक्ति का और एक स्तंभ का, मतलब 2। तो 2 का घात हम 9 करेंगे तो 512 आएगा।
तो यही अवयवों की संख्या कितना हो सकता है, 512 बन सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ यह प्रश्न। तो बच्चों ये था प्रश्न संख्या 10। इसको इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, इस टाइप के प्रश्न को, है ना। तो आज की क्लास में प्रश्नावली 3.1 के 10 प्रश्न थे, यहाँ पर 10 ही प्रश्न थे जो कि यहाँ पर समाप्त होता है। तो आज की क्लास बस यहीं तक। अब अगले क्लास में जो है प्रश्नावली 3.2 के जो परिचय हैं और उनके उदाहरण, उनके बारे में चर्चा किया जाएगा। तो अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट में यह ज़रूर बताइएगा आपको यह क्लास कैसा लगा। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। तो जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।